आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि अभी फिलहाल में सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, उसके नजरिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में शॉर्ट तरीके से इस चैप्टर को एंड करूंगा, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी आ जाइए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ERW से। आज का हमारा जो टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये सीयूटी स्पेशल है, सीयूटी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या। तो हमारे आवर्त सारणी में बच्चों उपस्थित वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में, मतलब पेनाल्टी मिड सेल में पाया जाए, डी उपकोष में पाया जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में उपस्थित ऐसे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, डी उपकोष में पाए जाते हैं, उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं ले लूं, यहां से किसी एक को ले लीजिए, जैसे टाइटेनियम 22 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और आपका क्या हो जाएगा 3s2, 3p6, 4s2, और बचे दो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, देखिए 3D सेल में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, 3D में। तो ऐसे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां पाए जाते हैं, डी सब सेल में पाए जाते हो, डी उपकोष में पाए जाते हो बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन डी ब्लॉक के तत्वों को मेरे प्यारे बच्चों, इन डी ब्लॉक के तत्वों को, इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अच्छा, इन तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, सवाल ये उठता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, परिवर्तीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। सर संक्रमण तत्व का डिफिनेशन क्या होगा, थोड़ा सा यहां से बात समझ लेना। संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसे सभी आप कह सकते हो, इसका डिफिनेशन अगर देना हो, ऐसे सभी डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व जिनका डी उपकोष क्या कह सकते हो, जिनका डी उपकोष क्या होता है भाई, अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, ऐसे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिनका डी उपकोष अपूर्ण होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ओके, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा, ऐसे सभी तत्व जिन डी ब्लॉक के ऐसे सभी तत्व जिनका डी उपकोष क्या हो, अपूर्ण हो, फुलफिल ना हो, जिनके क्या हो, ऑर्बिटल्स खाली हो, वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के, मतलब क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। इन चारों बंदों को छोड़ दीजिए भाई, इन चारों बंदों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। कौन कौन, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम। इन चार बंदों के क्या होते हैं, डी सब सेल फुलफिल होते हैं, तो इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और एक बात अब यहां से आता है, संक्रमण तत्व सर क्या है, तो ऐसे सभी तत्व जिनके मतलब क्या हो, डी उपकोष अपूर्ण हो, वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये डी ब्लॉक के तत्व कहां पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में यस और पी ब्लॉक वालों के बीच में डी उपकोष वाले पाए जाते हैं। एक बात और याद रखिएगा, डी ब्लॉक को हम 4 श्रेणियों में विभक्त किए हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। ये देखिए, ये श्रेणियों में हमने विभक्त किया है। हमारे पास कौन है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इसे हमने 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। कितने श्रेणियों में विभक्त किया है, 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। इसे प्रथम श्रेणी, सेकंड, द्वितीय श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी हम
कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3D श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसे डी ब्लॉक के तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में पाया जाता हो, तीसरे सेल के डी सबसेल में पाया जाता हो, उसे 3D श्रेणी, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता हो? 4D सबसेल में, उसे 4D श्रेणी, जिसका 5D सबसेल में 5D श्रेणी, और जिसका 6D सबसेल में उसे 6D श्रेणी के एलिमेंट हम कहते हैं। जैसे देख लीजिए आपके पास सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D श्रेणी के हैं। 4D श्रेणी में आपका क्या हो गया? ट्रियम, जिरकोनियम, नाइवियम, मॉब्लिडियम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, और आपका क्या हो गया? कैडमियम हो गया। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? 3D, 4D, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी के एलिमेंट जो रिप्रेजेंट हैं। तो डी सबसेल बात आपको समझ में आया। डी ब्लॉक के तत्व ये सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में पाए जाते हो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो ऐसे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो, सॉरी माफ करना, ऐसे सभी तत्व जिनका डी सबसेल क्या हो, मतलब फुलफिल ना हो, मतलब अपूर्ण हो, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम, ट्रियम, लैंथनम और एक्टिनियम, इधर आपके पास जिंक, कैडमियम और आप क्या कह सकते हो जो मरकरी और कॉपरनीशियम है, इसे हम नॉन टिपिकल या टाइपिकल कह सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है? मतलब ये क्या है भाई? अविशिष्ट संक्रमण तत्व हैं। अविशिष्ट संक्रमण तत्व हैं, बाकी सब क्या है? विशिष्ट है। बाकी सब क्या है? विशिष्ट है। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, इधर स्कैंडियम, ट्रियम, लैंथनम और एक्टिनियम, ये सब अन्य तत्वों के कंपैरिजन में कुछ भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन टिपिकल एलिमेंट भी कहा गया है या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य अभिलक्षणिक गुण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य अभिलक्षणिक गुण क्या हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। ओके, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य अभिलक्षणिक गुण क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य अभिलक्षणिक गुणों की अगर हम बात करें तो ये सभी तत्व क्या हैं? ये सभी तत्व क्या हैं? धातुएं हैं जो उष्मा और विद्युत के क्या है भाई? सुचालक हैं। ये सभी तत्व क्या हैं? धातुएं हैं जो विद्युत और उष्मा के क्या है बच्चों? सुचालक हैं। अगला, ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये उत्प्रेरक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये प्रायः अनुचुंबकी होते हैं। क्या होते हैं भाई? अनुचुंबकी। ये मिश्र धातु भी बनाते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। मतलब ये सभी जितने डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सब के सब भाई क्या है? मेटल हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं और आपके थर्मल कंडक्टर भी होते हैं। ये जितने भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं? चेंजिंग वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब परिवर्तीय संयोजकता और क्या करते हैं भैया? ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरकी गुण वाले होते हैं और ये प्रायः क्या होते हैं? रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। ठीक है? ये मिश्र धातुओं का भी निर्माण करते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उच्च होता है। क्या होता है भाई? उच्च होता है। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है बच्चों वो है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म। जो हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी है अर्थात जो 3D श्रेणी है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि 3D श्रेणी हमारा क्या है भाई। 3D श्रेणी में हम लोगों ने किसे किसे पाया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक को पाया। तो हमारी इस क्लास में हम 3D श्रेणी को कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अपने क्लास में। पहला हमारा टॉपिक ये आता है इसके प्रॉपर्टीज से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हम बात करते हैं जनरली? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। ठीक है,
तो ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी का भाई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 और NS 1 से 2 होता है। किसी का भी, ये मैंने लिख दिया, देखिए स्कैंडियम के 3D में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद टाइटेनियम के 2, वेनेडियम के 3, क्रोमियम के 5, मैग्नीज के 5, आयरन के 6, कोबाल्ट में 7, निकल में 8, कॉपर में 10 और जिंक में 10। ठीक है, ये आप 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 D1 to 10 और NS 1-2 होता है। क्लियर है? ये होता है आपका। ठीक, आगे हम चलते हैं भाई। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम किसी एक का उठा लें भाई, हम वेनेडियम का लेके कर लेते हैं। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। कितना होता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका हम करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, ps2 और क्या हो जाएगा? 3p6, 4s2 और आपके पास क्या हो जाता है फिर? 3d3। क्लियर? यही चीज हम लोगों ने फाइंड किया। देखिए वेनेडियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। यहां देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे 3 मिल रहे हैं। इसके क्या हो रहा है? यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों क्या होता है? n-1। मतलब इसके पेनाल्टीमेट सेल में, जो पेनाल्टीमेट सेल होगा वो क्या होते हैं? कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे डी में क्या होगा? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। n-1 डी में जो पीछे वाला सेल होगा उसके डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और जो आगे वाला सेल होगा भाई NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ में देखिए क्रोमियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर कॉपर के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। क्लियर है? ये आपका, इसी बेस पर हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था इनका। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों ये होता है। ठीक है, तो क्लियर है? नोट करना चाहेंगे? आगे PDF आपको अभी ट्रांसफर कर देंगे, थोड़ी देर में आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका नॉर्मली क्या होता है भाई? इनका नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका n-1 D1 to 10 और NS में कितना होता है? 1 से 2 होता है। कंफर्म? आगे हम चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। इनकी क्या आता है भाई? ऑक्सीकरण अवस्था। ये डी ब्लॉक के सभी तत्वों, मतलब इस 3D के, माफ करना, यहां पे आपको हो जाना चाहिए था 3D श्रेणी के, 3D श्रेणी। ठीक है, ये डी ब्लॉक कैंसिल करके हम 3D श्रेणी के सभी तत्व क्या करते हैं? सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक बंदे को छोड़कर, इस बंदे को छोड़कर, आई मीन स्कैंडियम को अगर हम ड्रॉप कर दें तो सभी जो एलिमेंट है वो सामान्य अवस्था में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखिए सभी में +2 पाया जा रहा है, सभी में +2 ऑक्सीडेशन नंबर है। एक कॉपर जो बंदा, इसका एक स्पेशली पर्सन आ जाता है। कॉपर में एक और होता है, कॉपर का +1 भी होता है। मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है। ठीक है, तो जितने भी 3D श्रेणी के जितने भी एलिमेंट हैं, इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों क्या होती है? +2। सामान्यतः क्या होती है? +2। वैसे सब परिवर्ती संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टाइटेनियम +2 भी दिखाता है, +3 भी और +4 भी। क्यों दिखाता है सर? एक बार इसमें चलते हैं पीछे। टाइटेनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर लूज करेगा तो इस पे +2 चार्ज आएगा। अगर यह 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो इस पे +3 चार्ज आएगा। अगर यह चारों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? देखो 3 अवस्थाएं बनी, +2, +3, +4। वही चीज हम लोगों ने यहां पे नोटिस किया है। ये देखिए टाइटेनियम +2, +3, +4, क्योंकि इसके आउटर सेल में टोटल डी में 2 और यस में कितने होते हैं? 2। तो जब ये 2 त्यागेगा तो +2, 3 त्यागेगा तो +3 और 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +4 आता है। और इसी तरीके से वेनेडियम के आउटर सेल में टोटल डी में 3 और यस में 2। तो अगर ये 2 त्यागा तो सिर्फ आउटर त्यागा तो +2, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है इसके 3D में 3 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? इसलिए कितना कितना दिखा था? अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो +2, 3 अगर लूज करेगा तो +3,
4 लूज करेगा तो +4, अगर 5 को लूज कर देगा तो +5 ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से देखो क्रोमियम में 6 पाए जाते हैं तो ये 6 तक लूज करता है। मैग्नीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। अनस्टेबल तो भैया ये +7 तक जाता है। फिर आगे बढ़ते जाओगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ता जाता है तो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट घटता चला जाता है। ये इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बेटा +2 होता है, लेकिन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये होती हैं। क्लियर है? तो ये डी ब्लॉक 3D श्रेणी के एलिमेंटों का क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर हो गया? दिक्कत तो नहीं ना भाई? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन लूज करने के बेस पे बेटा क्या होता है? चेंज होता है। इनके पास, जिसके पास जितना अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही वो लूज कर सकता है अलग अलग केसों में। जैसे मैग्नीज का, सर अगर मैग्नीज का हमें 1-2 एग्जांपल ले लें तो जैसे MnO ले लें बेटा, तो इसमें इस पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। कितना है? अगर हम बेटा ले लें MnO2, क्या ले लें? MnO2, तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। कितना है? अगर हम ले लें MnO4 पर सिंगल निगेटिव, तो इस पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +7 मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोग नहीं जानते हैं? 1 मिनट हम बात करते हैं। ये देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के कुछ रूल्स होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के कुछ रूल्स हैं बच्चों। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने की विधि। आप लोग बोल रहे हैं कि सर कैसे हम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें? तो जनरली क्लास 11th में जब ऑक्सीकरण अपचयन आप चैप्टर क्लियर किए होंगे तो क्लास 11th में आपको ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। सबसे पहला बात यहां से ये कहता है, सामान्यतः हाइड्रोजन की यौगिक में, सामान्यतः हाइड्रोजनों का किसी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। यह बात पहला कहता है कि सामान्यतः हाइड्रोजनों का किसी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +1 होता है। परंतु धात्विक हाइड्राइडों में -1 होता है। क्या होता है भाई? कुछ यही 4-5 पॉइंट है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। क्या होता है? -1। अब धात्विक हाइड्राइड क्या हुए? तो धात्विक हाइड्राइड की बात करोगे जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या है? धात्विक हाइड्राइड। ऐसे अगर हमारा हाइड्रोजन डायरेक्ट किसी धातु से जुड़े तो वहां पे बच्चों उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। क्या हो जाता है? और अदर किसी केस में अगर वो जुड़े, जैसे मैं कह दूं अदर किसी केस में अगर वो जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैं कह दूं जल है, तो जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हाइड्रोजन का क्या होगा? +1। क्या होगा? और इनमें इसका क्या होगा? यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और इन केसों में सब जगह क्या होगा? -1। क्या होगा? ये बात इसने बोला है, सामान्यतः हाइड्रोजनों का किसी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +1, परंतु धात्विक हाइड्राइडों में क्या होता है? -1 होता है। ये 2 पॉइंट कर दिया। और इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर चलें तो ये कहता है दूसरे पॉइंट में, सामान्यतः ऑक्सीजन का किसी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। क्या होता है भाई? -2 होता है।
सामान्यतः ऑक्सीजन का किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, -2 होता है। परंतु आप क्या कह सकते हो, परंतु पराक्साइडों में -1 होता है, -1 होता है। क्या होता है भाई, -1 होता है। जबकि फ्लोरीन के साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन के साथ क्या प्रदर्शित करता है, प्लस। किसी भी यौगिक में, जनरली किसी भी यौगिक में, जैसे मैंने क्या लिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिया था, H2O लिया था। क्या लिया था, H2O। तो H2O में हाइड्रोजन पर कितना था, +1 मान रहे थे। इसे बराबर ऐसे मान लो 0। क्या मान लो, 0 मान लिया। अब ऑक्सीजन की जगह पे हम मान लेते हैं यक्स, इस पे कितना था, +2, +1 था, तो +1 × 2 और प्लस क्या कर देते हैं, यक्स बराबर 0। ठीक है। अब यक्स का मान अगर निकालेंगे तो उस तरफ जाएगा तो कितना आया, -2 आया कि नहीं। देखो ऑक्सीजन पे -2 दिखा कि नहीं दिखा। तो क्या बोला, सामान्यतः ऑक्सीजन का किसी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, -2, परंतु पराक्साइडों में क्या होता है, -1 होता है। जबकि फ्लोरीन के साथ क्या करता है, धनात्मक प्रदर्शित करता है। देखो जैसे मैंने लिख दिया OF2, क्या लिख दिया, यहां पर ऑक्सीजन पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था आता है। अभी फ्लोरीन की कहानी जब हम बयां करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि क्यों इस पे +2 कैसे आ गया, क्योंकि फ्लोरीन पे परमानेंट -1 होता है। तो 2 फ्लोरीन है तो -2, उस तरफ पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 आएगा। समझ में आया, +2 हो जाता है। तो फ्लोरीन के साथ सिर्फ धनात्मक। सर पराक्साइड क्या होता है, पराक्साइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के परमाणु एवं आवेशों की संख्याएं समान हो, जिनमें ऑक्सीजन के परमाणु एवं क्या हो भैया, आवेशों की संख्याएं क्या हो, समान हो। ठीक है। जैसे आप बात क्या कर सकते हो, ऐसे मैं बात कर लूं, एक मैं पराक्साइड की बात कर दे रहा हूं, जैसे Na2O2, ये क्या है, सोडियम पराक्साइड है। क्या है, सोडियम पराक्साइड है। इसमें ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाए, Na सिंगल बॉन्ड O Na, ये पराक्साइड है। इस पराक्साइड पे हमेशा -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। इसीलिए 2 आपके सोडियम है तो दोनों को मिला के बेटा आपका क्या हो जा रहा है, +2 हो रहा है। तो 2 ऑक्सीजन पे मिला के -2 आया, तो डिवाइड करेंगे तो -1 ऑक्सीजन पे मिलेगा। ठीक है। तो पराक्साइड कहीं भी हो, जैसे आपका क्या हो गया H2O2, तो 2 ऑक्सीजन पे मिला के -2 आएगा, तो एक ऑक्सीजन को अगर डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा। समझ में आ। तो पराक्साइडों में क्या होता है, -1, और आपका क्या होता है, अन्य यौगिकों में -2। फ्लोरीन के साथ क्या करता है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्लियर है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसी में और आगे देख लें, और देख लो, तीसरा जब देख ही रहे हो तो तीसरा टॉपिक ये कहता है कि हैलोजनों का किसी भी यौगिक में सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था -1 होता है। क्या होता है भैया, परमानेंट हैलोजनों का किसी भी यौगिक में सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, -1। हैलोजन का मतलब कौन कौन होता है भाई, पता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कौन से फैमिली के एलिमेंट है, हैलोजन फैमिली के। इनका किसी भी यौगिक में जाओ सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, -1 होता है। क्या होता है भाई, -1 होता है। परंतु फ्लोरीन को छोड़कर अन्य सभी
ऑक्सीजन के साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। हैलोजनों का किसी भी यौगिक में सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? -1। और जैसे कि -1 कहां कहां होगा भाई, ये देख लीजिए सर, HCl हो गया, तो H का पता ही है क्या होता है, +1 होता है। तो यहां अगर +1 मान लिया प्लस इसे x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, आया कि नहीं आया। लेकिन इसे छोड़कर अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ जैसे सर एक कंपाउंड ले लेते हैं Cl2O7, ठीक है, ये कंपाउंड मैंने लिया, तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है, बराबर मैंने मान लिया 0। जब कोई चार्ज नहीं होता बराबर 0 लेते हैं। इस बंदे को मैंने x मान लिया, तो कितना हो गया 2x + 7 × -2 = 0। ये क्या हो जाएगा -14, उस तरफ जाएगा बेटा क्या हो जाएगा +14। तो भाई 2x बराबर क्या हो गया 14, और x बराबर क्या हो जाएगा 14/2, x बराबर +7 आया कि नहीं आया। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, धनात्मक मिली कि नहीं। तो यही बात बोला है, क्लोरीन को छोड़कर अन्य सभी ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तो किसका हो गया, हैलोजन का। किसका हो गया भाई, थोड़ा सा और देख लें जिनका जिनका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है क्षारीय धातुओं का किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +1 होता है। सदैव क्या होता है भैया, +1 होता है। ये फिक्स है, हमेशा क्या होगा भाई, +1 ही होगा। किसका, जो क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु मतलब कौन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का परमानेंट +1 ही होगा, चाहे जहां पाए जाएं। ठीक है, किसी भी यौगिक में अगर ये पाए जाते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +1। नेक्स्ट पॉइंट, क्षारीय मृदा धातुओं का यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +2 होता है। क्या होता है भाई, +2 होता है। जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या होता है, +2 होता है। क्या होता है बच्चों, +2 होता है। क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से आ गए भाई, आपके पास आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब का परमानेंट क्या होगा, +2, चाहे जहां मिले इनका क्या होगा, +2। क्लियर है। इसके बाद अगर अब हम बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट की बात कर लें, किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है, उसके आवेश के बराबर होती है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। आवेश के क्या होती है भाई, बराबर होती है। जैसे आवेश के बराबर की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, सल्फेट हमने ले लिया बेटा, क्या ले लिया, सल्फेट। सल्फेट पर 2 निगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। कार्बोनेट है, कार्बोनेट पे 2 निगेटिव है तो इसका आवेश क्या होगा,
-2। भाई नाइट्रेट हो गया NO3, इस पे सिंगल नेगेटिव, तो इसका क्या हो गया? समझ में आया बात? इसका क्या हो गया भाई? -1 हो गया। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा? -1। क्षारीय धातुओं का किसी भी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +1, क्षारीय मृदा धातुओं का सदैव +2, और किसी भी आयन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या होती है? उसके आवेश के बराबर। इतनी चीजें अगर आपको हैं, एक टॉपिक और थोड़ा सा इसी में आगे जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी आपका हो, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है। क्या होता है? जब कोई कंपाउंड में रहेगा बच्चों, तभी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। अगर वह मुक्त अवस्था में, जैसे मैंने लिख दिया जिंक, मैं पूछूं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? सर 0 होगा। क्या होगा? और अगर मैंने लिख दिया जिंक सल्फेट, तो भाई हमें पता, अभी मैंने बताया सल्फेट पे 2 नेगेटिव, तो अगर पश्चांतर करेंगे तो इस पे कितना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जिंक पर क्या आ गया? +2। पता चल गया कि नहीं? तो अगर ये मुक्त अवस्था में 0, संयुक्त अवस्था में है तो कितना आया? +2 आया। समझ में आया? तो मुक्त अवस्था में सबकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है भाई? 0 होती है। क्लियर है? अब यहां से थोड़ा सा आप कह रहे थे कि सर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने क्या ले लिया अभी, पोटेशियम परमैंगनेट मैंने लिया था। क्या लिया था? KMnO4। मैंने कहा इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो हमें क्या करना था? कुछ नहीं करना है भाई, बराबर मान लो 0। क्या मान लो? अभी पोटेशियम का मैंने कितना बताया? क्षारीय धातु है +1, मैंने लिख लिया +1, यहां पर +1 है, प्लस मैग्नीज को मैंने मान लिया यक्स। क्या मान लिया? प्लस मैंने लिख लिया ऑक्सीजन 4 गुणे -2, बराबर कितना हो गया? 0। अगर मैं ये करूंगा 1 + यक्स और माइनस क्या हो गया? 8, बराबर क्या हो गया? 0। माइनस को उस तरफ ले चले तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8 - 1, और यक्स बराबर कितना आ गया? +7 मिला कि नहीं? मैग्नीज पे मिल गया ना? निकालने का तरीका समझ में आया? ये आपके ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधियां थी। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, दोबारा से आ जाइए। हम हाँ नहीं रखना है तो वही एलिमेंट मान के रखे रहो बेटा, ये मैं नहीं मान लोगे तो क्या गलत थोड़ी हो जाएगा? मैं नहीं रखे रहो, मैं अपनी सुविधा के लिए बात किया। मैग्नीज रख लो, जो भी उसका नाम है उस बंदे का, वही रख के आप बात कर सकते हो। तो ये 3D श्रेणी के सभी तत्व क्या करते हैं? सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जनरली इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है जो मैंने आपको दे रखा है। ठीक है? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधि के बारे में हमने चर्चा किया। क्या होता है? सामान्यतः हाइड्रोजनों का किसी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था +1, जबकि हाइड्राइडो में -1। ऑक्सीजन का सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था -2, पराक्साइडो में -1। फ्लोरीन के साथ क्या होता है आपका? कोई धनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट हमने बात किया हैलोजनों की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः क्या होती है? -1, परंतु ऑक्सीजनों के साथ क्या हो जाता है भैया? कोई धनात्मक हो जाता है, फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन नहीं धनात्मक दिखाता। ठीक? नेक्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी क्षारीय धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या होती है? +1। क्षारीय मृदा धातुओं की सदैव +2 होती है। किसी भी आयन की ऑक्सीकरण अवस्था उसके बराबर होती है। और मुक्त अवस्था में किसी भी पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था या किसी भी यौगिक परमाणु कुछ की बात करो, वो क्या होती है भैया? शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, एटॉमिक साइज की बात करेंगे। अगला हमारा प्रॉपर्टी आ गया परमाणु आकार। किसकी बात करेंगे? हम 3D श्रेणी पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? 3D श्रेणी पढ़ रहे हैं, परमाणु आकार की बात कर रहे हैं। तो जनरली बात ध्यान रखो कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आपका क्या हो जाता है? इनका जनरली अगर मैं बात करूं, पहले मैं जनरली बात कर लेता हूं। जनरली अगर मैं बात करूं, सामान्यतः आवर्त में
बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है, आकार घटता है। ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल कहता है, ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल का रूल कहता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट अपने आवर्त सारणी में मूव करते हैं तो परमाणुओं का आकार क्या होता है, घटता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रभावी या नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे सेल कंट्रैक्ट होते चले जाते हैं, सेल संकुचित हो जाते हैं। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का काम ही क्या होता है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करना भाई, आकर्षित करना, अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। भाई जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वो क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है साइज। जैसे देखो, थोड़ा ध्यान दो, ये मैंने एक सेल बना लिया, ये सेल मैंने 2 सेल कर लिए, ये यहां पे मैंने कहीं नाभिक को बिठा दिया, यहां पे कहीं नाभिक बैठा हुआ है और इधर कोई इलेक्ट्रॉन था, ठीक, इधर कोई इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन है भाई, मान लिया। अब एक बात बताओ, जैसे मैं आप लोगों को एक डब्बा दे दूं, डब्बे के अंदर कोई पदार्थ मैंने रख दिया और उसे किसी धागे से बांध दिया और डब्बे को क्या कर दिया, बंद। अब मैंने कहा उस पदार्थ को आप खींचो, तो खींचोगे तो क्या पदार्थ आएगा या साथ में डब्बा भी आएगा, डब्बा भी आएगा ना। तो ऐसे ही ये जो सेल हैं ये एक बंद डब्बे हैं। किसने बोला था, बोर ने बोला था ना कि बंद वृत्तीय कक्ष होते हैं, क्लोज्ड सर्कुलर क्या होते हैं, सेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो भैया बंद है ना, अब बंद है तो जब यहां क्या काम करेगा, ये नाभिक बंदा इसे खींचेगा अपनी ओर, इसे खींचेगा ना, इसे खींचेगा अपनी ओर, ये बंदा खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अकेले तो आएगा नहीं बंदा, इस सेल को भी क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, इस सेल को भी क्या करेगा, अंदर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा ना, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, परमाणुओं की संख्या, कह सकते हो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, परंतु सेल परिवर्तित, भाई सेल तो उतने ही हैं, लेकिन प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ा तो जेफ बढ़ गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, तो भैया ज्यादा पावर बढ़ेगा। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो भैया उनका पावर बढ़ जाता है। सेल को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, सेल भी कंट्रैक्ट होता है, तो साइज क्या होता है, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, आकार घटता है। लेकिन यहां देखो कुछ शरारत हो चुकी है, यहां क्या हो चुका है भाई, अगर देखो तो यहां पे लगातार नहीं बढ़ रहा है, यहां पर देखिए लगातार नहीं बढ़ रहा है, यहां पे आप स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक आकार जो होता है, साइज क्या होता है, यहां से यहां तक साइज बेटा बढ़ता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। और आयरन से लेकर निकिल तक जो साइज होता है वो क्या होता है, नियर अबाउट सेम होता है, नियर अबाउट क्या होता है, सेम होता है भाई, क्या होता है, सेम, लगभग क्या होता है, बराबर हो जाता है। मतलब यहां से यहां तक आकार क्या होता है, समान होता है, आकार क्या होता है, समान होता है, क्या होता है भाई, समान होता है। कहां से कहां तक, आयरन से आप निकिल तक जा रहे हो तो लगभग आकार क्या है, समान है। फिर कापर से जिंक की तरफ जब चलोगे ना साइज बढ़ता है, और ये कहां तक बढ़ता है, गैलियम तक बढ़ता है, कहां तक बढ़ता है, गैलियम तक बढ़ता है। कहां तक बढ़ता है भाई, उसका रीजन मैंने दे रखा है बेटा। कोई पूछ ले कि 3D श्रेणी का परमाणविक आकार बताओ, तो सर इस 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक, भाई स्कैंडियम से साइज यहां पे क्या हो रहा है भाई, साइज यहां पर क्या हो रहा है, पेनिट्रेट होने के कारण क्या हो रहा है भाई, यहां पर साइज क्या होता है, घटता है और आगे बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जेफ का मान, जेफ मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान आपका क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग आपका कह दो या हिंदी में लिख दो आवरण प्रभाव, क्या बोल सकते हो, या परिरक्षण प्रभाव लिख लो, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है, कम। परिरक्षण होता क्या है भाई, परिरक्षण प्रभाव जानते हो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, आप सभी बता सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, जिसे परिरक्षण प्रभाव। जैसे बेटा देखो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, एक बात ध्यान से समझ लो, ये मैंने सेल बना लिया, 2 सेल ले लिए, एक सेल ये ले लिया, ठीक, यहां पे अभी मैंने क्या काम किया था, यहां पे नाभिक को बिठाया था, इधर इलेक्ट्रॉन थे,
इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, अंदर वाले सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बात समझो, इधर भी होंगे। अब जब ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, तो यहां देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसके करीब आएंगे तो इनका चार्ज सेम है ना, इनका चार्ज सेम है ना, तो ये इसे धक्का मार के इधर नहीं भेजेगा, धक्का मारेगा ना भाई, तुम हमारे तरफ काहे आ रहे हो, हमारे तरफ काहे आ रहे हो। जैसे क्या होता है ना, आजकल दूल्हा आ जाता है शादियों में, देखो ना दूल्हा आता है तो जो लड़कियां होती हैं खासतौर पे, ये मत समझिएगा कि भैया हम जेंडर जेनिक हैं, ये मत समझिएगा कि हम किसी पे स्पेशली, क्या होता है देखने वाले का लाइन लग जाता है कि भाई हम देख लें, वो सोचते हैं हम देख लें, वो सोचते हैं हम देख लें, लेकिन क्या होता है जो थोड़ा ठीक ठाक पहना रहता है सोचता है कि हम ही को देखे सब लोग, हाँ। लेकिन जो दुल्हवा होता है ना उसका इंटेंशन उतना ही मिलेगा बाहर वाले को जितना अगवा वाले से बचेगा ना, अगवा वाले जाके खड़े हो गए तो सारा इंटेंशन तो उसी पे है, पीछे वाला कम पा रहा है। अब पीछे वाला जब आगे को बढ़ता है, भाई दूल्हा देखा थोड़ा सा मुस्कुरा के, हम देख साली है ना, हमारे तरफ देख ले इंटेंशन। अब भैया आगे बढ़े, जो आगे वाली है हम बेकार है का धक्का दे देती है, भैया तुम मत आओ अंदर की तरफ, बाहर को पीछे को धक्का देती हैं। वही काम यहाँ पे शिल्डिंग होता है, मतलब नाभिक के द्वारा जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है तो भाई जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के अट्रैक्शन से बचाते हैं। कहें हम काहे लिए इतना सज धज खड़े हैं, तुम ही आओगे, धक्का दे दिए, तो भैया यही धक्का देना ही क्या कहलाता है, शिल्डिंग। और अगर अंदर वाले का धक्का कम है, अगर अंदर वाले का धक्का कम है तो भैया ये जेब का पावर, नाभिक का पावर बढ़ गया, ये दौड़ते हुए चिपक जाएंगे उनके पास, भैया कंट्रैक्ट हो जाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, कम, दूरी घट जाएगी ना। लेकिन अगर अंदर वाले का धक्का मजबूत है, देखो सिग्मा ग्रेटर देन टू जेफ, अट्रैक्शन से ज्यादा अंदर वाले का धक्का है, तुम आओ मत, अट्रैक्शन जितना है तो भैया साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना है ना धक्का देगा और पीछे पहुंचाई देंगे। ये शिल्डिंग इफेक्ट होता है। अगर आपकी साइंस की भाषा में बोले तो भैया नाभिकीय प्रभाव से आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण करना, मतलब बचाव करना ही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव। क्या कहलाता है भाई, परिरक्षण प्रभाव, यही है। मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक प्रभाव से, प्रभावी नाभिकीय आवेश से अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या करना भैया, सुरक्षित करना या बचाव करना ही क्या कहलाता है, परिरक्षण। तो अगर परिरक्षण प्रभाव अंदर वाले के द्वारा किए जाने वाला बचाव का मान कम है भैया, वो बचाव कम कर रहा है, तो ये कंट्रैक्ट ज्यादा होगा, तो साइज बेटा क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है, जनरली घटता है। तो इसमें भी स्कैंडियम से मैग्नीज तक बेटा साइज क्या होता है, घटता है। बट आयरन से निकिल तक क्या होता है, लगभग सेम होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जेफ और सिग्मा दोनों का मान लगभग क्या हो जाता है भाई, बराबर हो जाता है। लगभग क्या हो जाता है बेटा, बराबर होता है। जितना वो अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही धक्का दे रहा है, तो भैया समान दूरी पर बने रहेंगे, तो साइज क्या बराबर होगा। समझ में आया। यहां पर सर अब इधर कॉपर से लेकर यहां गैलियम तक जाओगे साइज बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहां सिग्मा धक्का देने वाले का मान बढ़ गया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ चुका है, ठीक है। और क्या हो गया, जेफ का मान क्या हो जाता है, घट जाता है इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए कॉपर से गैलियम तक साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये एग्जाम में बेटा डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आपका साइज घटता है, कारण है क्योंकि यहां पर जेफ क्या होता है, ग्रेटर देन टू द सिग्मा, मतलब परिरक्षण प्रभाव होता है। आयरन से निकिल तक साइज लगभग सेम होता है, क्योंकि यहां दोनों का मान, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों का मान लगभग क्या होता है बेटा, सेम। कॉपर से लेकर जिंक तक मान बढ़ता है, क्योंकि यहां पर जेफ का मान कम और सिग्मा का मान ज्यादा हो जाता है। समझ में आया। तो 3D श्रेणी में लेफ्ट टू राइट चलने पर मैग्नीज तक साइज घटता है, बट उसके बाद साइज लगभग सेम, और फिर साइज आपका क्या होने लगता है बेटा, बढ़ने लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। अब आ जाइए भाई, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, ठीक है। आयनन ऊर्जा की हम बात करेंगे। एक मिनट भाई, अभी तो हम एक बात ही नहीं की आयनन ऊर्जा से पहले, थोड़ा सा ग्रुप में बात कर लें। ये तो हम लोगों ने आवर्त में बात किया, ग्रुप में बात कर लें। ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में बात कर लें। एक बात ध्यान रखना, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो जनरली आपका क्या कहता है कि अगर ग्रुप में मैं बात करूं, सामान्यतः वर्ग में
ऊपर से नीचे चलने पर आपका क्या होता है, आकार बढ़ता है। परमाणविक आकार मतलब क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इनके लिए कुछ अलग कहानी हो जाती है। इनके लिए क्या कहानी हो जाती है भाई, ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा आपका अगर हम बात करें, सबसे कम साइज हो जाता है 3D का, आपका 3D का साइज। फिर इसके बाद 4D और 5D के साइज लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये इनका कहानी है। मतलब जो 3D ग्रुप था, 3D ग्रुप वालों का तो आकार कम होगा, लेकिन 4D और 5D वालों का आकार क्या होगा, लगभग समान हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, रीजन कहता है कि आप लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोल सकते हो। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, मतलब लेंथेनाइड संकुचन के कारण। किसके कारण भैया, लेंथेनाइड, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू मतलब भाई आप कह सकते हो लेंथेनाइड संकुचन के दौरान या लेंथेनाइड संकुचन के कारण। और यहां पर लेंथेनाइड संकुचन का मेन रीजन क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग। यहां क्या हो जाता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4f के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, पुअर मतलब भैया दुर्बल अपरिरक्षण प्रभाव के कारण। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D और 5D में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसमें कुछ पाए जाते हैं, 4f में। और 4f में पाए जाने के कारण ये पूर्णतः क्या करते हैं, नाभिकीय प्रभाव से बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को बचाते नहीं है। इसलिए इनका साइज क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। और इसलिए 4D और 5D वालों का लगभग क्या होता है, सेम। लेकिन कहीं ये मत देख लेना, अगर कहीं ऐसे दे दिया आपका, देखो 3D श्रेणी की अगर मैं बात करूं, 3D 4D और 5D की बात करूं, तो यहां दे दिया स्कैंडियम, जैसे आपको दे दिया, यहां पे दे दिया स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। और एक इधर मैं ले रहा हूं टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। ठीक है, अब मैंने कहा इनका साइज बताइए, इनका क्या कीजिए भाई, साइज बताइए। तो आप जनरली क्या करोगे कि सर 3D वाले का क्या हो जाएगा, सर 3D वाले का हम अगर लिखने जा रहे हैं, ये 3D में कौन है, SC, तो ये क्या होगा, सबसे कम होगा भाई, सबसे कम होगा। और उसके बाद 4D में इटीरियम है, और ये आपका लगभग क्या हो जाएगा, लैंथेनम के बराबर। ये सरासर गलत है, इसके लिए मत कर देना, इसके लिए मत कर देना बेटा, क्योंकि इनमें इनके यप सबसेल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। किसके, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम के। इनका तो कुछ ऐसा ही रूल रहेगा, इनका तो कुछ ऐसा ही रूल रहेगा। सबसे ज्यादा साइज लैंथेनम का, फिर किसका रहेगा, इट्रियम का, और फिर किसका रहेगा, स्कैंडियम का। इसके लिए ये रूल फॉलो कर सकते हो। किसके लिए भाई, इसके लिए टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम के लिए लागू कर सकते हो कि टाइटेनियम का सबसे कम और जिरकोनियम और हाफनियम का लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि इनमें पाया जाता है बेटा यह सबसेल, लेकिन इनमें नहीं पाया जाता। कई जगह एग्जाम में दे देता है तो बच्चे क्या कर देते हैं, उस चीज को क्या कर देते हैं, आंसर लिख के चले आते हैं इसके बेस पे कि सर ये 3D श्रेणी का है, ये 4D का है, और ये क्या है 5D का, तो लगभग ये बराबर हो जाएंगे। नहीं, इनमें F सबसेल नहीं पाया जाता। किसमें, इट्रियम, लैंथेनम और स्कैंडियम में। इनसे आगे जब चलेंगे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, टाइटेनियम में तो होता नहीं है, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम में होता है। इसलिए इन दोनों का साइज लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है, पुअर स्क्रीनिंग फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चौथे एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण के कारण ही लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, यह लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। ये तो परमाणु आकार की कहानी थी, आपका पूरा का पूरा कवर हुआ है। ठीक है, अब हम आगे के टॉपिक पर चलेंगे, आयनन ऊर्जा की तरफ। और शायद आज की क्लास का टाइमिंग हो भी गया है, तो हम आगे क्लास नहीं बढ़ाएंगे। कल के क्लास में हम मिलेंगे आयनन ऊर्जा के साथ। तो आज का क्लास बस इतना ही। ठीक है।